हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के भी माध्यम से आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। डियर एस्पिरेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई में मूल विधि से आपके 5 से 7 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं मूल विधि का ज्ञान आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर करा सकता है और आपके चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्वेश्चन की संख्या अधिक भी हो सकती है, इसलिए आज हम आपसे मूल विधि पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चीजों को कैसे समझना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा डिस्कस हम आपसे सिलेबस पर कर दें कि आपको यहां से क्या क्या प्रश्न आते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो आपसे आईपीसी एंड सीआरपीसी से प्रश्न बनते हैं। यहां से आपको प्रश्न बनने ही बनने, कम से कम 1-2 प्रश्न, तो 2 प्रश्न से तो कम कोई चांस ही नहीं है, कम से कम 2-3 प्रश्न तो यहां से रहते हैं। और आजकल सबसे अधिक देखेंगे तो महिलाओं के साथ लगातार हिंसा हो रही है, तो महिला संरक्षण से भी आपको प्रश्न पूछेंगे, बाल संरक्षण से भी प्रश्न आपके आएंगे, एसटी एससी के प्रति अपराधों की संख्या रोज हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, शोषित और वंचित लोग हैं, तो एससी एंड एसटी एक्ट से संबंधित भी प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। लगातार आप रोज मोटर के यातायात के नियम को पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हीकल रूल्स क्या है, मोटर एक्ट क्या है, यातायात के नियम क्या है, तो यातायात नियम एंड मोटर एक्ट से संबंधित भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो पर्यावरण से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो भी आपसे पूछते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, तो वन्य जीव से संबंधित जो कानून बने हैं वो भी आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार आपको दिया गया है, सूचना के अधिकार से भी आपके प्रश्न पूछते हैं। इनकम टैक्स भी आपके सिलेबस में है, लेकिन इनकम टैक्स से ज्यादातर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं यहां से, तो राष्ट्रीय सिक्योरिटी भी हम लोग पढ़ लेंगे। साइबर क्राइम खूब प्रश्न पूछ रहा है आजकल, तो साइबर क्राइम जो है ये महत्वपूर्ण विषय है। साइबर क्राइम से संबंधित क्या क्या कानून है, महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेंगे। जनहित याचिका, आजकल जनहित याचिका काफी देखने को मिल रहा है, लगातार इससे संबंधित केसेस आ रहे हैं, तो आप जनहित याचिका के भी बारे में आपको पढ़ा लेंगे। भूमि सुधार, भूमि अधिकरण, भू राजस्व, इन सब चीजों से बारे में प्रश्न आपसे आते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम देखेंगे, यदि इस चीज को देखें तो हमारे संविधान में देखें तो आप लोग सेंटर एंड स्टेट रिलेशन पढ़े होंगे, केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें 2 प्रकार के संबंध की हम लोग बात करते हैं। एक संबंध हम विधायी संबंध की बात करते हैं और दूसरा जो है हम प्रशासनिक संबंध की आपसे बात करते हैं। तो यहां आज मैं आपसे प्रशासनिक संबंध की चर्चा नहीं करूंगा,
मैं आपसे विधायी संबंध पर चर्चा करूंगा और विधायी संबंध में दो प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक राज्य क्षेत्र और दूसरा विषय वस्तु। विषय वस्तु, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, तो जो सब्जेक्ट यानी राज्य क्षेत्र आर्टिकल 245 में यहां बात किया गया है, आर्टिकल 246 में यहां बात किया गया है। तो जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट, ध्यान देना, इसमें एक तरह से देखें तो यहां पर 7th शेड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। क्या है? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो जो समवर्ती सूची है ना, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर हमने देखा कि 7th शेड्यूल जो हमने निकाला, राइट, इसमें हमने आपको बताया आर्टिकल 246, राइट। तो 7th शेड्यूल में जो समवर्ती सूची है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हमने डिस्कस किया? 7th शेड्यूल में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि इस मामले में कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई विवाद हो तो उस सिचुएशन में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है? लागू होता है, राइट। तो अब देखिए, समवर्ती सूची में हम 3 बातें यहां पर लेते हैं, इसको संविधान से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक एंटिटी नंबर 1, दूसरा क्या है? नंबर 2, और दूसरा है एंटिटी नंबर जो है 12। तो यहां तो हम लोग को इसको तो पढ़ना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, यही 2 बातें हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो डिस्कस किया गया है, यहां पर हम आईपीसी, ध्यान दीजिएगा, आईपीसी और सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। यदि आपसे पूछे किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। आईपीसी यहां पर आप 1960 पढ़ेंगे, अरे सॉरी 1860। जो आगे इसको लागू किया गया 1/1/1862 को। और दूसरा एंटिटी 2 में सीआरपीसी आप यहां पर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सीआरपीसी आप यहां पर 1973 पढ़ते हैं और यह लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 को। (1974) ये आपको यहां पर पढ़ना है ना। तो आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आईपीसी और सीआरपीसी किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। संविधान के किस शेड्यूल में जगह दिया गया है? तो 7वें शेड्यूल में, यानी समवर्ती सूची में है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को दोनों होगा, यानी कि जिसके यदि विवाद की स्थिति होगी तो केंद्र के बनाए गए कानून क्या होंगे? मान्य हो जाएंगे। एक बात यहां पर हमने आपसे की। अब ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका संबंध अपराध से है। यदि हम आईपीसी सीआरपीसी पर बात करें, उससे पहले थोड़ा सा हमको समझना होगा कि हमारे समाज में किसे हम अपराध कहेंगे। तो देखो, होता क्या है कि हम कोई ना कोई कृत्य करते हैं। मान लो तुमने ऐसा कोई भी कृत्य किया, व्यवहार किया,
यदि तुम्हारा व्यवहार समाज के नैतिक मानक के विपरीत है और इसके साथ ही साथ कानून के विरुद्ध है, ऐसा कोई भी कानून यदि इन दोनों बातों को फॉलो करता है तो इस कृत्य को हम क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। और कोई भी व्यक्ति यदि अपराध कर रहा है तो अपराध के लिए दंड का क्या होता है? प्रावधान। यानी अपराध जो व्यवहार है वो दंडनीय है, उसके लिए दंड का क्या है? प्रावधान है। इसीलिए हमने अपराध के संबंध में दंड विधि का निर्माण किया है, जिसको आपको पढ़ना है। अब ये दंड विधि कैसे आया? दंड विधि की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि कोई बात हुई और हमने दंड विधि बना दिया। प्राचीन काल में भी स्मृतियां बनाई जाती थी, उसमें दंड विधि और विधान होते थे। जैसे मनुस्मृति को आप देखेंगे तो उसमें भी दंड विधि और विधान थे। तो ध्यान देंगे, अब यहां पर हमने क्या किया, थोड़ी सी इसके हिस्ट्री को हमें पढ़ना है। तो डियर एस्पिरेंट, आप लोग चार्टर एक्ट जरूर पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से सब लोग पढ़े होंगे। चार्टर एक्ट 1833 आया, राइट। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 में के अनुसार देखें तो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले। इसका कार्य क्या था? इस कमीशन का भारत के लिए दंड का प्रारूप तैयार करना। क्या करना? यानी इसका कार्य था भारत के लिए दंड विधि, भारत के लिए दंड विधि का निर्माण करना, राइट। अब इन्होंने बनाना शुरू किया तो देखेंगे कि भारतीय जो दंड संहिता है इसकी एक हिस्ट्री हमने देखी। हिस्ट्री क्या थी कि 14 अक्टूबर 1837 को 14 अक्टूबर 1837 को इसे गवर्नर जनरल की काउंसिल में पेश किया गया। कब पेश किया गया? गवर्नर जनरल काउंसिल में इसे पेश किया गया। कहां पेश किया गया? 14 अक्टूबर 1837 को इन्होंने जो दंड संहिता, दंड विधि बनाया, उसे गवर्नर जनरल की काउंसिल में पेश किया गया। 1856 को इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया। कहां पेश किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 6 अक्टूबर 1860 को, यानी 6 अक्टूबर 1860 को इसे क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस तारीख को पास कर दिया। और इस प्रकार से 1 जनवरी 1862 को यह लागू हो गया। भारतीय दंड संहिता क्या हुआ? तो इसका ये इतिहास हमने आपसे चर्चा किया। ऐसे भारत में दंड विधि का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और किसी कृत्य को हम अपराध तभी मानेंगे जब उसके अंदर कानून के विपरीत व्यवहार हो और आपका व्यवहार समाज के नैतिक मानक के विपरीत हो, तब आपका व्यवहार क्राइम है। अदरवाइज आपके व्यवहार को हम लोग अपराध
नहीं मानेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपराध कर रहे हैं तो अपराध के कुछ तत्व होते हैं, वो तत्व यदि दिखेगा तो अपराध है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए क्या क्या अपराध के तत्व होते हैं। अपराध के कुछ तत्व होते हैं। यदि अपराध है तो ये चीजें आपको क्या होंगी, जरूर दिखाई देंगी, नहीं तो अपराध हम नहीं मानेंगे। अपराध किसी मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सांड आया और सांड ने हमको मार दिया और हम जाके थाने में एफआईआर करा दिए कि भैया सांड आया और सांड हमको मार दिया और यहां पर हमारे क्या हुआ है, एक बड़ा सा जो है लाल रंग का जो है चीज दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, अपराध हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सांड ने मारा, अपराध नहीं किया। सांप ने आपको काट लिया और आप मर गए, पड़ोसी आपके घर वाले जाके थाने में मुकदमा सांप के खिलाफ नहीं करवाएंगे। अपराध किसके द्वारा होना चाहिए, अपराध किसी मानव के द्वारा। अपराध किसी मानव के द्वारा होना चाहिए। होना चाहिए, एक बात तो यह है। दूसरी बात है कि यहां पर दुराशय की बात हम लोग करते हैं, मेंजीरिया, यानी अपराधी को ऐसा करना दुराशय है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए पता चला हम रास्ते में ऐसे जा रहे हैं, अचानक से मुझसे आपको धक्का लगा, आप गिर गए और गिरते ही आप मर गए, तो मामला जब न्यायालय में चलेगा तो हम बताएंगे, देखा जाएगा कि भैया मारना, हमारा हत्या करना दुराशय था या नहीं था, या मात्र एक संजोग है। तो यहां कोई दुराशय जरूर होना चाहिए, तभी आपको अपराध माना जाएगा। दूसरा चीज, आपका जो कृत्य है, वह कृत्य जो है आपराधिक कृत्य होना चाहिए। आपका कृत्य क्या है, क्रिमिनल कृत्य होना चाहिए। आपका कृत्य अपराधी होना चाहिए। व्यवहार आईपीसी में जब हम पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि कौन सा व्यवहार अपराध है और किस अपराध के लिए कौन सा सजा का प्रावधान है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मानव को क्षति पहुंचाना होना चाहिए। मानव को, हां, एक बात तो यह है, हो सकता है जैसे कि पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं तो भी आप दंड है, वन्य जीव को क्षति पहुंचा रहे हैं वहां है। कुछ ऐसे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जलीकट्टू यदि वहां पर खेल था तो पशुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को भी उन्होंने अपराध माना। तो कहने का मतलब यदि कानून ने कोई प्रोविजन किया है तब तो ठीक है, अन्यथा सामान्य स्थिति में मानव को क्षति क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ये जो कार्य है उसको हम अपराध, ये अपराध के तत्व हैं। अपराध तभी होगा जब ये तत्व हम देखेंगे, राइट। अब देखिए आगे, ये बात हमने आपसे चर्चा की। अब हमें डिस्कस क्या करना है, आईपीसी और सीआरपीसी। तो सबसे पहले हम आइए आईपीसी को समझने की कोशिश करते हैं। आईपीसी 1860 लागू हुआ, यह आपको 1 जनवरी 62 को, है ना। इसके मामले में हमने आपसे डिस्कस किया ही, राइट। अब देखिए, इससे पहले थोड़ी सी बात हम एक आपको और कर दें आईपीसी को डिस्कस करने से पहले, कि यहां पर हमने एक शब्द प्रयोग आपसे किया था, दुराशय। दुराशय, दुराशय क्या है? दुराशय का मतलब है कि मात्र किसी कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी न हो। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। कह रहा है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। तो ध्यान देना कि मात्र कार्य, कोई आप कार्य किए वो अपराध नहीं हो गया, उसमें देखा जाएगा कि आपको उस अपराध के लिए मनसा था कि नहीं था, यानी आप दुराशय था कि नहीं था, है ना। तो यदि दुराशय नहीं है तो वह अपराध नहीं है, और कई बार ऐसी स्थिति में वह अपराध क्षम्य भी हो जाता है।
और दूसरी बात कि हमने एक विधि की बात की, तो यहां पर थोड़ा सा हमें विधि के भी बारे में समझ लेना होगा। विधि के बारे में डिफिनेशन देते हुए ऑस्टिन देखिए क्या लिख रहे हैं। बहुत अच्छा डिफिनेशन है विधि के संबंध में। विधि संप्रभु का समादेश है। विधि क्या है? विधि संप्रभु का समादेश है। तो देखिए यहां पर तो ये बात तो सब लोग जानते हैं कि संप्रभुता का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ नेशन। ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर ऑफ अ कंट्री है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री है। तो संप्रभुता से तो लगभग सब लोग परिचय होते हैं। यहां एक शब्द प्रयोग किया गया है, समादेश। समादेश का मतलब क्या है? समादेश का मतलब है कि यदि आप विधि का उल्लंघन कर रहे हैं, विधि के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान, यानी जो सर्वोच्च शक्ति ने जो विधि बनाई है, जो कानून बनाया है, यदि उसका आप उल्लंघन करेंगे तो आपका व्यवहार क्या होगा? पनिशेबल होगा, दंड के भागी होंगे और आपको दंड क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो हम देखिए आईपीसी पर चर्चा करने जा रहे थे कि आईपीसी है क्या चीज, कैसे इसको समझेंगे। देखिए आईपीसी को हम लोग सब्सटेंटिव लॉ के रूप में देखते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यह जो होता है, यह अपने आप में क्या है? मौलिक विधि होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई अपराध है, तो इसमें दो बातें हम यहां पर करेंगे। एक तो देखेंगे अपराध की परिभाषा, डिफिनेशन क्या होगा, और अपराध के संबंध में दंड का क्या प्रावधान होगा, दंड के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बहुत बढ़िया हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चोरी है, तो चोरी एक अपराध है कि नहीं है? तो आर्टिकल देखेंगे, इसमें आईपीसी धारा सेक्शन 378 को देखेंगे। तो 378 में चोरी की परिभाषा दिया गया है, और 379 में हम देखेंगे तो 379 में चोरी के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 3 साल का कारावास या जुर्माना। दंड क्या है? दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। तो ये बातें यहां पर क्या किया गया है? पनिशमेंट की बात की गई है। तो इसे हम क्या मानते हैं? आईपीसी। आईपीसी में जो डिस्कस हम करेंगे भारतीय दंड संहिता होगी, इसमें किसी दंड की परिभाषा दी गई है, और मतलब अपराध की परिभाषा दी गई है, और अपराध के संबंध में क्या दंड का प्रावधान होगा, इसके बारे में यहां पर आपसे डिस्कस किया गया है। क्योंकि यदि आपका कोई कृत्य है, तो यदि कृत्य आपका लग रहा है कि अपराध है, तो अपराध की परिभाषा हम देखेंगे कि कृत्य अपराधी है कि नहीं है, और यदि अपराध है तो उसके संबंध में दंड का क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आईपीसी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और यदि अपराध है तो अपराध के बाद दंड देंगे या सजा उसको हम सुनाएंगे। ये बात यहां पर हमने डिस्कस किया। दूसरी बात हम लोग डिस्कस करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी के बारे में। तो ध्यान देंगे कि जब हम सीआरपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे
तो ये मौलिक विधि न होकर ये प्रक्रियात्मक विधि होता है, जिसे हम प्रोसीडरल लॉ बोलते हैं। क्या है? यह जो है प्रक्रियात्मक विधि के रूप में हम इसको देखते हैं। किस विधि के रूप में? इसे हम देखेंगे प्रक्रियात्मक विधि के रूप में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम दो पक्ष लेते हैं, एक पक्ष ए है, एक बी है। ए जो है ये अपराधी है, इसने अपराधी है, और बी जो है, बी के ऊपर अपराध किया जाता है, तो बी क्या हुआ? बी पीड़ित है। अब ए ने बी को ऊपर अपराध किया, ए ने किसके ऊपर अपराध किया? बी पर, तो बी क्या है? पीड़ित है। पीड़ित कौन होता है? जिसके साथ अपराध होता है, और अपराधी कौन होगा? जो अपराध करता है। तो बी क्या करेगा? बी कहां जाएगा आप बताइए? बी यहां से सीधे किसके पास जाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, सीधे बी जाएगा पुलिस के पास। अब पुलिस क्या करेगा कि पुलिस ये देखेगा कि जो बातें हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, वह अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि अपराध हुआ है तो अपराध की प्रकृति क्या है? अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है? दो प्रकार से बात हम करेंगे। या तो अपराध संज्ञेय होगा, या तो अपराध असंज्ञेय होगा। ध्यान दीजिएगा, संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि बिना वारंट जारी किए संज्ञेय अपराध के श्रेणी में यदि कोई अपराध है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन असंज्ञेय अपराध है तो यहां पर गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट आवश्यक है। यानी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना यहां पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये दो बात यहां पर। अब देखो, यदि आपने अपराध किया है, अपराध हुआ है, तो अपराध की श्रेणी में क्या होता है? एफआईआर आप दर्ज कराएंगे। क्या करेंगे? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप दर्ज करेंगे। और यदि असंज्ञेय अपराध है तो यहां पर एनसीआर दर्ज होता है। क्या होता है? एनसीआर दर्ज होगा, जिसे नॉन क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। सेक्शन 16 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, और इसमें देखोगे तो इसमें सेक्शन यदि बात करें, सेक्शन जो है 154 में इसके बारे में डिस्कस पूरा किया गया है। कई जगहों पे लोग समझते हैं संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर अपराध। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून की भाषा में संज्ञेय अपराध का मतलब है कि इसमें बिना वारंट का ही पुलिस अधिकारी आपको क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। तो एफआईआर यहां पर संज्ञेय है तो एफआईआर, और असंज्ञेय है तो एनसीआर आप क्या करेंगे? दर्ज करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि चोरी आपने किया, ऊपर हमने बताया, तो चोरी करना संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है? क्या है? असंज्ञेय अपराध है। यानी इसमें गिरफ्तार करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वारंट होना चाहिए। लेकिन यदि मान लो कि कोई व्यक्ति के साथ, जैसे घर में आपके साथ चोरी भी हुआ, आपके घर में चोरी भी हुआ और चोर ने आपके साथ मारपीट भी किया। क्या किया? चोरी के साथ मारपीट। तो चोरी के साथ मारपीट जब होता है तो यह हो जाता है आपको लूट,
और जब लूट होगा तो लूट अपने आप में क्या होगा, संज्ञेय अपराध होगा, और यह क्या होगा, असंज्ञेय अपराध होगा। तो ध्यान देना, चोरी असंज्ञेय, चोरी प्लस मारपीट यानी लूट हुआ तो असंज्ञेय अपराध होगा। अब यदि ऐसी कोई बात होती है तो जैसे यहां पर आपने यहां पे जो दर्ज आप करेंगे चोरी के संबंध में, तो ध्यान दीजिए, चोरी के संबंध में आप क्या दर्ज करेंगे, एनसीआर दर्ज करेंगे ना, बोलिए, एनसीआर दर्ज करेंगे। और यहां पर क्या होगा, एफआईआर। तो फिर यदि ऐसी सूचना मिली कि चोरी के साथ साथ ये मारपीट लूट भी हुआ है तो ये संज्ञेय अपराध है, तो ऐसे में आपको क्या करेंगे, बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर देंगे। एक बात तो ये हो गई। अब देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी बात में जब हम डिस्कस आपसे करेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है विवेचना। सारी बात एक तरफ, विवेचना एक तरफ, बहुत महत्वपूर्ण है। विवेचना का मतलब ही होता है, इसका अर्थ ही है, विवेचना का मतलब है कि साक्ष्य इकट्ठा करना, यानी कि आप एविडेंस होना चाहिए किसी भी मामले के लिए कि आपको। अब देखो, दो ही बात है, इसमें फाइनल रिपोर्ट होगा। अब क्या मामला है, तो दो ही बात हो सकता है रिपोर्ट होने में, या तो पर्याप्त साक्ष्य मिलेगा या फिर साक्ष्य पर्याप्त नहीं होगा, दो ही बात है। तो मान लो कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो केस जो है ना, ध्यान देना, इसमें दो बात है कि केस या तो समाप्त हो जाएगा या फिर, चूंकि इसमें जो जज होता है, न्यायपालिका जो है, वो पुलिस की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो वो केस को ओपन जारी भी रख सकती है। दोनों बात हो सकता है, केस को समाप्त भी कर सकती है, केस को जारी भी रख सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायपालिका पुलिस के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी न्यायपालिका को लगता हो कि नहीं, इसमें कुछ और भी बात हो सकता है, कुछ और भी कर सकते हैं, तो न्यायपालिका आगे जांच का आदेश भी दे सकता है, जारी भी कर सकता है। और लगे कि नहीं, एविडेंस प्रूफ कुछ नहीं है, तो उसको केस को क्या करेगा, यहीं पर समाप्त कर देगा। एक बात तो ये है। दूसरा साक्ष्य इसमें क्या है कि जैसे मान लो साक्ष्य पर्याप्त है तो चालान काटेंगे आप, क्या करेंगे, चालान प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि अपराधी को पेशी करेंगे, क्या करेंगे, अपराधी को पेश करेंगे, राइट। और न्यायालय जब अपराधी को आप पेश कर देंगे तो तीसरी बात है कि न्यायालय अपराधी पर आरोप लगाएगा। अब न्यायालय ने मान लो अपराधी पर आरोप लगा दिया, तो न्यायालय ने कहा कि भैया आपने यह अपराध किया है और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो यहां पर जो अपराधी या अभियुक्त है, ध्यान देंगे, उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये अपराध स्वीकार करेगा या तो अपराध क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा। तो यदि मान लो कि अपराध इसने स्वीकार कर लिया तो यहां पर न्यायालय क्या करेगा, इसके बाद इनको सजा सुना देगा, क्या करेगा, सजा सुना देगा। अब यहां पर अपराध ने मान लो स्वीकार, इन्होंने क्या किया, अपराध स्वीकार
नहीं किया, ऐसी परिस्थिति हो गई तो क्या करेंगे? तो मान लो कि अपराध स्वीकार नहीं किया तो फिर इस पर न्यायालय क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में न्यायालय विचारण करेगा। क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में न्यायालय विचारण करेगा। अब विचारण में क्या करेगा? या तो देखो उसे दोषी मान लेगा या तो न्यायालय इसे निर्दोष भी घोषित कर सकता है। तो यदि मान लो कि न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, दोषी है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय क्या करेगा? सजा सुना देगा और सजा सुनाकर उनको हिरासत में यानी जेल भेज देगा। क्या करेगा? जेल भेज देगा। तो ये एक प्रक्रिया है ना? ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हमने आपके साथ क्या किया? डिस्कस किया। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज हमने आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में डिस्कस किया। दोनों के बारे में मूल बातें हमने जानने की कोशिश की। विवेचना पर हमने डिस्कस किया और बताया कि किस प्रक्रिया के तहत अपराधी को सजा दिया जाता है। आज की क्लास में आप सभी बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।